अब देखो इन दोनों ही फोन्स के पास अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं। जैसे कि आईफोन के पास दो कैमरा लेंसेस मिल जाते हैं जो कि 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल लेंस ऑफर करता है, लेकिन इसके पास टेलीफोटो लेंस का कोई भी एडवांटेज नहीं है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग के पास 3x टेलीफोटो लेंस है, लेकिन ये सिर्फ 10 मेगापिक्सल का है। इवन इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है ये भी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है। हाँ, बाकी इसका प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट फेसिंग कैमरास की बात करें तो सैमसंग 12 मेगापिक्सल और आईफोन 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इनकी अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इमेजेस को जज करते हो तो ये आपको काफी हद तक सिमिलर सी ही फील होंगी, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर जूम करते हो आपको डिटेल्स का बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईफोन जो है ये बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक करता है, वहीं सैमसंग के पास 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तो ये 12 मेगापिक्सल से ऊपर की फोटोज क्लिक नहीं कर सकता। ऑल्सो अगर इन इमेजेस को आप साइड बाय साइड इन फोन्स में ही कंपेयर करोगे तो आपको कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेम इमेजेस को इन 4K मॉनिटर में साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको एक्चुअल डिफरेंस फील होगा कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज काफी ज्यादा शार्प, काफी ज्यादा डिटेल्ड है। इवन इसने फेस को भी काफी अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। वहीं सैमसंग ने ब्लैक पार्ट्स को काफी ज्यादा डार्क कर दिया है, जिसकी वजह से चाहे आप पेन का कलर देखो, चाहे आप फेस देखो, इवन पीछे की वॉल देखो, ये काफी ज्यादा डार्क सी फील हो रही है। हालांकि नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल के दे देते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा इनकी डिटेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन यहाँ पे अभी मैंने आईफोन का 48 मेगापिक्सल वाला ऑन नहीं किया है, अगर मैं वो ऑन कर देता हूं तो इन दोनों इमेजेस में जमीन और आसमान का डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेटली अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस की बात करूं तो वहां पे आईफोन क्लियरली विनर निकल के आता है, स्पेशली इसके 48 मेगापिक्सल के कारण। अब बात करूं उसके प्राइमरी लेंस की तो यहाँ पे दोनों एकदम हेड टू हेड है, कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। चाहे यहाँ पे आप डिटेल्स देखो, डायनामिक रेंज देखो, समटाइम्स यहाँ पे आपको एप्पल की इमेज अच्छी लगेगी, समटाइम्स यहाँ पे आईफोन की इमेज ज्यादा बेहतर लगेगी। मैंने एक चीज देखी है कि आईफोन ना शैडोज को बेटर तरीके से मैनेज करता है। हालांकि यहाँ पे प्राइमरी लेंस की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। अगर आप सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट अगर आप दोनों ही कैमरा से फोटोज क्लिक करते हो तो आईफोन यहाँ पे 24 मेगापिक्सल और सैमसंग अभी भी 12 मेगापिक्सल की फोटोज देता है, जिसकी वजह से डिटेल्स में इतना बड़ा डिफरेंस आपको फील होता है नॉर्मल फोटोज के अंदर। हाउएवर अगर आप चाहो तो इसको मैक्सिमम 50 तक भी ले जा सकते हो, 24 में भी क्लिक कर सकते हो, वो ऑप्शन है सैमसंग के अंदर। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट फोटोज की बात करूं जो कि हमने यहाँ पे क्लिक करी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स के मामले में अभी भी आईफोन ज्यादा बेहतर है। हालांकि यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हो जो कि हमने इनके 48 और 50 मेगापिक्सल से क्लिक करी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये दोनों एक्चुअल में हेड टू हेड है प्राइमरी लेंस के मामले में। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा दोनों ही इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। समटाइम्स आईफोन थोड़ा सा कूलर टोन में क्लिक करता है, समटाइम्स सैमसंग कूलर टोन में क्लिक करता है। दोनों का जो व्हाइट बैलेंस है ये सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी इमेजेस हैं ये मुझे बहुत हद तक सिमिलर लगी हैं। हालांकि सैमसंग ग्रीन को हल्का सा बूस्ट कर देता है, वहीं आईफोन जो है ना ये समटाइम फेस को, स्किन को बहुत ही ज्यादा रॉ शो कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इस चीज को आपको फेस करना पड़ेगा। आईफोन की तरफ जाओगे तो ये बहुत ज्यादा फ्लैट इमेज दे देता है, सैमसंग की तरफ जाओगे तो ये थोड़ा सा बूस्टेड फील होता है। लेकिन हाँ, सैमसंग की इमेज आप डायरेक्टली भी इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, तो वो एडवांटेज आपको सैमसंग के लेंसेज के साथ मिल जाता है। स्पेशली इसका सबसे बड़ा फायदा पोर्ट्रेट्स में मिलता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और एक चीज मैंने देखी है सैमसंग के कैमरास के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी अच्छा आउटपुट निकाल के देता है, लेकिन समटाइम्स ये इमेजेस को बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है, यानी कि एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा हाई हो जाता है। वहीं आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वार्म टोन इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि आप पोस्ट एडिट में फिक्स कर सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा दोनों का जो प्राइमरी लेंस है ये एकदम टॉप नॉच मिल रहा है आपको। के बाद अगर बात करूं 2x की, तो यहाँ पे जो 2x लेंस है ना ये दोनों का क्रॉप्ड वर्जन है, यानी कि दोनों ही अपने प्राइमरी लेंस को जूम करके, क्रॉप करके और उसके बाद हमको डिजिटल काइंड ऑफ फोटो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्राइमरी लेंस के जैसा ही है, बस जूम्ड है। तो आप ये समझ लो कि आपने प्राइमरी लेंस से फोटो को जूम करके और क्लिक किया है। तो यहाँ पे एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बहुत ही कमाल का आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। तो अगर आप 2x लेंस के अंदर फोटोज क्लिक करते हो तो बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है आपको इन दोनों ही लेंसेज के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं, बस जब तक आप 2.9x तक नहीं जाते। जैसे ही आप 2.9x तक जाते हो उसके बाद एक पॉइंट आगे बढ़ते हो, यानी कि 3x पे स्विच करते हो, तो यहाँ पे क्योंकि सैमसंग के पास डेडिकेटेड 3x लेंस है, तो यहाँ से कहानी कंप्लीटली एकदम पलट जाती है। सैमसंग आपको नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकाल के देता है। अब यहाँ पे भले प्राइमरी लेंस इसका 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप 2x क्रॉप करते हो तो भाई वो 12 मेगापिक्सल पे आ जाता है। डेफिनेटली सैमसंग के पास डेडिकेटेड 3x लेंस है, लेकिन जब हमने इन दोनों ही फोन से 3x एंड 4x में फोटोज को क्लिक किया तो बिकॉज ऑफ आईफोन के 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, अगर आप जूम भी करते हो ना तो भी आपको 3x तक भी 12 मेगापिक्सल की अच्छी खासी इमेज मिल जाती है। वहीं सैमसंग के पास भी जो कैमरा लेंस है ये 10 मेगापिक्सल वाला है, उसके बाद भी जब हमने 3x एंड 4x में इमेजेस को कंपेयर किया तो ये बहुत ही क्लोज टू ईच अदर थे। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हमको फील नहीं हुआ कि आईफोन बहुत पीछे रह गया।
हाउएवर अगर आप इससे भी ज्यादा जूम करते हो उस केस में सैमसंग काफी आगे निकल जाता है, बिकॉज ये मैक्सिमम 30x तक जूम कर सकता है, वहीं आईफोन सिर्फ 10x तक जूम कर सकता है। तो इस टेलीफोटो लेंस का सबसे बड़ा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जूम करके फोटोज या फिर वीडियोस क्लिक कर रहे हो सैमसंग से, तो यहाँ पे 5x में 10x में आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन। अब सैमसंग यहाँ पे नहीं, इस टेलीफोटो लेंस का सबसे बड़ा फायदा सैमसंग उठाता है इसके पोर्ट्रेट मोड में। सबसे पहले इसके 1x पोर्ट्रेट की बात करते हैं। यहाँ पे आप दोनों का आउटपुट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं ये दोनों के दोनों फोन्स। हाउएवर आईफोन की इमेज आपको थोड़ी सी ज्यादा वार्म टोन के साथ देखने को मिलती है, और सो इसकी जो स्किन टोन्स है ना, ये भी पोर्ट्रेट के हिसाब से थोड़ी सी आपको एवरेज लग सकती है एज कंपेयर टू अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करूं तो। सैमसंग की पोर्ट्रेट काफी प्रोफेशनल फील होती है, जिस तरीके से कलर्स को एनहांस करता है, आप डायरेक्ट इस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। वहीं आईफोन थोड़ी सी नेचुरल अप्रोच के साथ आता है, जो कि काफी लोगों को पसंद आ सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को सैमसंग की इमेज ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फोटो खींची इसी ले रहे हो क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। डेफिनेटली उस केस में सैमसंग नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकाल के दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा कलर बूस्ट आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे, चाहे आप स्किन टोन्स भी देखो तो वहां पे भी आपको हल्का हल्का बूस्ट देखने को मिलेगा, एंड समटाइम्स ये थोड़ा सा स्पॉइल भी कर देता है इमेजेस को ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग करने के चक्कर में। वहीं आईफोन यहाँ पे आपको एकदम कंसिस्टेंट आउटपुट देता है, लेकिन उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं लगता मेजोरिटी पीपल्स को। इवन यहाँ पे आप इसका 2x आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे भी सिमिलर चीज है। आईफोन ने बहुत ही एकदम सटल रखा है, बहुत ही एकदम फ्लैट इमेज दी है, वहीं सैमसंग ने देखो किस तरीके से स्किन टोन्स को हल्का सा एकदम HDR सा क्लिक किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोटो भाई अच्छी लग रही है। पोर्ट्रेट लग रहा है कि हाँ हमने एक पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करवाई है। तो इस चीज को मुझे लगता है कि भाई आईफोन को थोड़ा सा अडॉप्ट करना चाहिए सैमसंग से। हाँ, समटाइम्स अच्छी इमेज निकाल के दे देता है आईफोन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सैमसंग की जो इमेजेस हैं पोर्ट्रेट, ये काफी बेहतर है। अब यहाँ पे आईफोन एकदम साइड हो जाता है क्योंकि इसके पास इससे ऊपर जूम करने का ऑप्शन नहीं है। वहीं आप सैमसंग से 5x तक फोटोज क्लिक कर सकते हो, वो भी पोर्ट्रेट। और एक बार इन सैंपल्स को देखो भाई, ये नेक्स्ट लेवल सैंपल्स हैं। मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट का जो सबसे ज्यादा मजा है ना, वो 5x फोटोग्राफी में ही है। चाहे आप 3x में क्लिक करो, चाहे 5x में क्लिक करो, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स भाई नेक्स्ट लेवल निकल के आती हैं। जो बोके इफेक्ट है वो बहुत नेचुरल लगता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज करना चाहते हो तो भाई 5x में यूज करो, आपको नेक्स्ट लेवल आउटपुट मिलेगा। चाहे बोके इफेक्ट हो गया, चाहे ओवरऑल जो इमेज निकल के आती है वो बहुत ही कमाल की होती है, जिसकी वजह से अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना चाहते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। तो भाई डेफिनेटली सैमसंग 3x एंड 5x में भी पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकता है, जो ऑप्शन आपको आईफोन के अंदर नहीं मिलता। सरप्राइजिंगली भाई जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, इसमें आईफोन बहुत आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू सैमसंग। यहाँ पे आप एक बार इमेजेस देखो। हाँ, डेफिनेटली जो आईफोन की इमेजेस है थोड़ा सा वार्म टोन पे है, बट एक बार इनकी स्किन टोन्स को देखो, पीछे डिटेल्स देखो, नीचे जो फ्लोर है उसकी डिटेल्स देखो। यहाँ पे भाई आईफोन सच में बहुत कमाल का आउटपुट निकाल के दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पे अभी ये पूरी प्रॉपर रात भी नहीं हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा शाम का टाइम था। उसके बाद भी आप देख सकते हो दोनों ही इमेजेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इनकी स्किन टोन्स में मिलेगा। देख लो कितना बेहतर तरीके से कैप्चर किया है आईफोन ने। सैमसंग की जो इमेज है ये बहुत ही ज्यादा फ्लैट फील हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लो लाइट में क्लियर विनर निकल के आता है आईफोन। इसके अलावा एक और चीज ऐड ऑन करूंगा, अगर आप मैक्रो लेंस यूज करते हो तो यहाँ पे भाई आईफोन के अंदर ये वाला ऑप्शन है, एकदम पास से किसी ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर करते हो तो यहाँ पे आप मैक्रो लेंस से फोटोज क्लिक कर सकते हो। वहीं सैमसंग के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। चलो इनके फ्रंट कैमरास की बात करते हैं। आईफोन का जो फ्रंट कैमरा है ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, जो कि आप आज की डेट में यूज कर सकते हो। और आप इन सैंपल्स में भी आप आराम से इस चीज को नोटिस कर सकते हो। चाहे स्किन टोन्स देखो, ओवरऑल कैप्चर किस तरीके से कर रहा है, हाई डायनामिक रेंज देख सकते हो। भाई बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड एंड कमाल के अप्रोच के साथ आता है आईफोन 17 का कैमरा। इवन इसके कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हो, भाई सच में नेक्स्ट लेवल आउटपुट है ये। हाउएवर ये इसका मेन एडवांटेज है भी नहीं। इसका जो मेन एडवांटेज है वो है इसका स्क्वायर कैमरा सेंसर। अब इस स्क्वायर सेंसर का फायदा ये कि आप इसी एक कैमरा को इस तरीके से होल्ड करके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वीडियोस शूट कर सकते हो। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो और आप एकदम थोड़ा सा शाय किस्म के इंसान हो जो कि ऐसे करके व्लॉगिंग नहीं कर सकता, आप इस तरीके से भी व्लॉगिंग कर सकते हो। हालांकि ये वीडियोस वाला पार्ट है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। सेल्फीज वगैरह भी आपको क्लिक करनी हो तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो, लैंडस्केप सेल्फीज। तो ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आप फेस टाइम या फिर वीडियो कॉल्स करते हो तो उसमें भी अगर आपका फोन कुछ इस तरीके से सामने रखा हुआ है और अगर आप लेफ्ट एंड राइट मूव करते हो तो ये कैमरा आपको ट्रैक करता है एंड ये भी मूव होता है। मतलब फिजिकली नहीं,
डिजिटली ये आपको मूव करके और दिखाता है कि ये पर्सन कहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है इसका, जो कि आपको सैमसंग के अंदर नहीं मिलता है। चलो अब इनकी वीडियोस की बात कर लेते हैं। एंड वीडियोस के मामले में 4K 60 FPS पे ये दोनों ही बहुत ही कमाल का आउटपुट निकाल के देते हैं। हाउएवर यहाँ पे अगर मैं इनको साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो वहां पे आईफोन डेफिनेटली बेटर निकल के आ जाता है। नॉर्मली आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो दोनों आपको सिमिलर से ही फील होंगे, लेकिन जैसे ही आप लाइटिंग कंडीशंस थोड़ी सी चेंज होती है, अगर आप थोड़ा भी मूव करते हो वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे जो ओवरऑल डायनामिक रेंज है, एक्सपोजर मैनेजमेंट है, उस केस में आईफोन काफी बेहतर निकल के आ जाता है एज कंपेयर टू सैमसंग। यहाँ पे इवन आप स्किन टोन्स देख सकते हो, समटाइम्स सैमसंग काफी डार्क कर देता है, समटाइम्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है। एंड ये विद इन 2-3 सेकंड्स के अंदर आप ये जो डिफरेंस है ये देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके बताऊं तो आईफोन का जो वीडियो कैमरा है ये वे बेटर है एज कंपेयर टू सैमसंग। हालांकि यहाँ पे अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर आपको दूर के वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं तो उस केस में सैमसंग ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि भाई इसके पास 3x डेडिकेटेड लेंस मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 60 FPS पे। इवन ये 15x तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है इस चीज को, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। कहीं दूर किसी कॉन्सर्ट पे जा रहे हो, इवेंट पे जा रहे हो, भाई बहुत ही ज्यादा कम होता है 6x, तो उस केस में आप फिर सैमसंग को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। तो आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो उस केस में आईफोन बेटर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक बेटर कैमरा चाहिए आपको जो कि वर्सेटाइल हो, आप अगर किसी कॉन्सर्ट पे जा रहे हो, मैच देखने जा रहे हो, तब के केस में सैमसंग ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करूं इनके सिनेमैटिक मोड या फिर पोर्ट्रेट वीडियो मोड की, तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही बहुत ही कमाल का आउटपुट निकाल के देते हैं, दोनों ही काफी हद तक सिमिलर हैं। हाँ, डायनामिक रेंज वगैरह के मामले में आईफोन थोड़ा सा बेटर निकल के आ जाता है, लेकिन आईफोन की जो बेस्ट पावर है वो पोस्ट प्रोडक्शन में काम आती है। यानी कि बाय एनी चांस आपने दोनों ही फोन्स को यूज किया है एंड किसी कारण से आपका जो फोकस है ये शिफ्ट हो गया है किसी और तरफ, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको सिनेमैटिक कवर करना था उसको ना करके आपने किसी और पे किया है, तो भाई सैमसंग की वीडियो के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आईफोन की वीडियो के साथ आप वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद भी जो उसका फोकस है उसको चेंज कर सकते हो, कितना ब्लर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है। तो इसको एक्चुअल में आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हो और एक कंटेंट क्रिएटर्स के बहुत ज्यादा काम की चीज है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आईफोन आपके लिए है। ताकि यहाँ पे अगर मैं वीडियो मोड्स की बात करूं तो उस मामले में सैमसंग आगे निकल जाता है। अगर मैं स्लो मोशन की बात करूं तो स्लो मोशन आईफोन में आप सिर्फ HD में 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर 240 FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये 720p पे रिकॉर्ड करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लो मोशन ये उतना अच्छा नहीं निकाल के देता जितना सैमसंग निकाल के देता है, क्योंकि ये 4K 120 FPS तक बड़े आराम से निकाल के दे देता है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कि सैमसंग 8K में रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि इसके प्राइमरी लेंस से ही रिकॉर्ड कर सकता है, बट फिर भी आपको 8K की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे कि आप क्रॉप करके 4K की क्लिप बना सकते हो। तो जो भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उनके लिए सैमसंग का जो ये फीचर है ये बहुत ही काम का हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रोफेशनल फीचर है जो कि आपको सैमसंग के अंदर मिल जाता है, जो कि है लॉग रिकॉर्डिंग। सैमसंग में भाई आप लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में इसको कलर ग्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का प्रोफेशनल फीचर हो जाता है, और ये फीचर सिर्फ आपको प्रो आईफोन्स के अंदर मिलता है। आईफोन 17 के अंदर ये वाला फीचर नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आपको प्रो फीचर्स की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आईफोन 17 ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक वर्सेटाइल कैमरा चाहिए जिसमें आपको प्रो मोड्स मिल जाएं, और अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह अटेंड करते हो तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। तो भाई ये तो थे इनके कैमराज, लेकिन अगर मैं इनके कैमरा फीचर्स की बात करूं तो उस मामले में भी सैमसंग बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको जनरेटिव AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप भाई फोटो का एकदम नक्शा चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज आप जनरेट करके अपनी फोटो में एड ऑन कर सकते हो, किसी भी चीज को आप रिमूव कर सकते हो। इसका ऑब्जेक्ट इरेजर कितनी कमाल तरीके से काम करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं आईफोन का जो ऑब्जेक्ट इरेजर है ये सबसे वर्स्ट ऑब्जेक्ट इरेजर है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है ये बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन मैं बोलूंगा, क्योंकि सैमसंग एकदम टॉप पे बैठा हुआ है एंड आईफोन एकदम बॉटम पे। हालांकि यहाँ पे भी अगर आप ये टूल्स यूज करना चाहते हो तो आप गूगल फोटोज के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप कोई भी चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह यूज कर सकते हो। तो वो आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको ये सारे फीचर्स इनबिल्ड मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको ना सारी चीजें क्लियर कर दी, इनके फीचर्स, मोड्स, कौन कैसा काम करता है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी है। आई होप अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैमरा फोन लेना है। बाकी इनका फुल कंपैरिजन बहुत ही जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और शायद अब तक आ चुका होगा तो चैनल चेकआउट कर लेना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि वो भी अपने लिए सही डिसीजन ले पाए। और लास्ट में बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।